नमस्कार साथियों। आज हम आपसे महत्तम समापवर्तक की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। महत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने से पहले हमें अपवर्तक की अवधारणा को समझना होगा। आइए एक समस्या के माध्यम से अपवर्तक की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। 12 किन किन संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो सकती है? 12 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से पूर्ण विभाजित हो सकती है। क्या उपरोक्त के अलावा भी किसी और संख्या से 12 को पूर्ण विभाजित किया जा सकता है? हाँ, 1 से 12 को पूर्ण विभाजित किया जा सकता है। 1 2 3 4 6 12 को 12 के विभाजक गुणनखंड अपवर्तक कहते हैं। आइए काउंटर जमाओ गुणनखंड पाओ गतिविधि के माध्यम से 12 11 10 9 8 6 4 2 के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे। आइए जानें कि गतिविधि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले कार्डशीट लेकर उनको 1 बाई 1 वर्ग इकाई काउंटर्स के रूप में काटेंगे। 12 काउंटर्स लेकर उनको हर संभव तरीके से वर्ग या आयत के रूप में व्यवस्थित करेंगे। आयत या वर्ग के रूप में प्राप्त वर्ग या आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान भी लिखेंगे। इसी प्रकार 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 काउंटर्स की सहायता से हर संभव तरीके से वर्ग या आयत बनाते जाएं तथा उनके चित्रों के बगल में उनकी लंबाई और चौड़ाई का मान भी लिखते जाएं। काउंटर्स की निश्चित संख्या के आधार पर बनाए गए हर संभव आयत या वर्ग की लंबाई और चौड़ाई ही काउंटर्स की संख्या का गुणनखंड है। जैसे आपने अभी 12 के गुणनखंड देखे थे। 12 के गुणनखंड हैं 1 2 3 4 6 12। आइए गतिविधि करते हैं। काउंटर्स जमाओ गुणनखंड पाओ। आपके पास 12 काउंटर हैं। अब 12 काउंटर लेकर के आपको संभावित आयत या वर्ग की आकृति बनानी है। तो 12 काउंटर से आपको 3 आकृतियां प्राप्त होंगी। पहली आकृति जिसकी लंबाई में 12 काउंटर और चौड़ाई में 1 काउंटर लगा है। दूसरी आकृति जिसकी लंबाई में 6 काउंटर चौड़ाई में 2 काउंटर लगे हैं। और तीसरी आकृति जिसकी लंबाई में 3 काउंटर और चौड़ाई में 4 काउंटर लगे हैं। इस प्रकार आपको गुणनखंड प्राप्त होंगे 1 2 3 4 6 12। इसी प्रकार 11 काउंटर्स लेकर के हम संभावित आयत या वर्ग की आकृति बनाते हैं। 11 काउंटर से हमें केवल एक आकृति प्राप्त होगी। लंबाई में 11 काउंटर, चौड़ाई में 1 काउंटर। इस प्रकार हमें 11 गुणनखंड प्राप्त होंगे 1 और 11। अब 10 काउंटर लेकर के हम संभावित आकृति बनाते हैं। 10 काउंटर लेकर के हमें केवल 2 आकृतियां प्राप्त होंगी। पहली आकृति में लंबाई में 10 काउंटर और चौड़ाई में 1 काउंटर तथा दूसरी आकृति में लंबाई में 5 काउंटर तथा चौड़ाई में 2 काउंटर लगे हैं। इस प्रकार हमें 10 के जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो हैं 1 2 5 10।
अब 9 काउंटर लेकर के संभावित आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। 9 काउंटर लेकर 2 संभावित आकृतियां हैं आपके सामने। पहली आकृति जिसकी लंबाई में 9 काउंटर लगे हैं, चौड़ाई में 1 काउंटर लगा है, और दूसरी आकृति जिसकी लंबाई में 3 काउंटर तथा चौड़ाई में 3 काउंटर लगे हैं। इस प्रकार 9 के जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो होंगे 1, 3, 9। आइए अब हम 8 काउंटर लेकर के आकृति बनाते हैं। 8 काउंटर लेकर के हमें 2 आकृतियां प्राप्त होती हैं। पहली आकृति जिसकी लंबाई में 8 काउंटर तथा चौड़ाई में 1 काउंटर लगा है। दूसरी आकृति जिसकी लंबाई में 4 काउंटर तथा चौड़ाई में 2 काउंटर्स लगे हैं। इस प्रकार 8 के गुणनखंड प्राप्त होंगे 1, 2, 4, 8। अब 6 काउंटर लेकर के हम आकृति बनाते हैं। 6 काउंटर लेकर 2 आकृतियां प्राप्त होंगी। पहली आकृति जिसकी लंबाई में 6 काउंटर तथा चौड़ाई में 1 काउंटर लगा है। दूसरी आकृति जिसकी लंबाई में 3 काउंटर तथा चौड़ाई में 2 काउंटर्स लगे हैं। इस प्रकार 6 के गुणनखंड प्राप्त होंगे 1, 2, 3, 6। अब 4 काउंटर लेकर के आकृति बनाते हैं। 4 काउंटर से 2 आकृतियां प्राप्त होंगी। पहली आकृति जिसकी लंबाई में 4 काउंटर और चौड़ाई में 1 काउंटर लगा है, और दूसरी आकृति जिसकी लंबाई में 2 काउंटर तथा चौड़ाई में 2 काउंटर्स लगे हैं। इस तरह 4 के गुणनखंड प्राप्त होंगे 1, 2, 4। अब 2 काउंटर्स को लेकर के आकृति बनाते हैं। 2 काउंटर्स को लेकर के केवल 1 आकृति प्राप्त हो सकती है। वह है जिसकी लंबाई में 2 काउंटर तथा चौड़ाई में 1 काउंटर लगा है। इस प्रकार 2 के गुणनखंड होंगे 1 व 2। आइए जो गुणनखंड आपने अभी तक प्राप्त किए हैं उनसे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 और 12 के गुणनखंड अपवर्तक या विभाजक लिखे हैं। इनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला निष्कर्ष, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। इन्हें विभाजक व गुणनखंड भी कहते हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। इसी प्रकार और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तीसरा निष्कर्ष, कुछ संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसी प्रकार इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चौथा निष्कर्ष, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। पांचवा निष्कर्ष, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है। छठवां निष्कर्ष, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। सातवां निष्कर्ष, किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। आइए महत्तम समापवर्तक को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार दरी की माप क्या होगी जिसे बिना काटे 48 फुट लंबे व 36 फुट चौड़े हाल में बिछाया जा सके। इसके लिए हमें 36 व 48 के गुणनखंड या अपवर्तक ज्ञात करने होंगे। 36 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। इसी प्रकार
48 के गुणनखंड या विभाजक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। 36 के अपवर्तक और 48 के अपवर्तकों में समान अपवर्तक कौन कौन से होंगे, आइए जानें। 1, 2, 3, 4, 6, 12। इन अपवर्तकों में, इन समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा होगा? 36 व 48 का सबसे बड़ा अपवर्तक 12 होगा। इसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 36 व 48 का महत्तम समापवर्तक 12 होगा। अतः आप यह भी कह सकते हैं कि 48 फुट लंबे और 36 फुट चौड़े हाल में 12 वर्ग फुट की दरी बिछाई जाए, जिससे उसे बिना काटे ही पूरे हॉल में बिछाया जा सकता है। आइए अब हम महत्तम समापवर्तक को परिभाषित करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या तो उन संख्याओं से छोटा होता है अथवा उनमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। आइए महत्तम समापवर्तक को इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। जिस संख्या से 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या विभाजित होने वाली संख्याओं की समापवर्तक कहलाती है तथा समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। आइए एक अन्य उदाहरण के माध्यम से महत्तम समापवर्तक को समझने का प्रयास करते हैं। आइए जानें। हमारे पास 15 इंच और 12 इंच लंबे 2 कपड़े के टुकड़े हैं। बताइए किस चौड़ाई की माप की बड़ी से बड़ी पट्टी काटी जाए कि कपड़ा भी खराब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पट्टियाँ भी हमें मिल जाएं। इसके लिए हम इन दोनों कपड़ों को लेते हैं और दोनों कपड़ों में 1-1 इंच की पट्टियाँ काटते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्या हमें सभी पट्टियाँ समान आकार की मिल रही हैं। हाँ, दोनों कपड़ों में 1-1 इंच चौड़ी पट्टी काटने पर हमें पहले कपड़े में अर्थात बड़े कपड़े में 15 पट्टियाँ और छोटे कपड़े में 12 पट्टियाँ 1-1 इंच चौड़ी प्राप्त होंगी। आइए अब एक बार पुनः हम इसमें 2-2 इंच की पट्टियाँ काट के देखते हैं। 2-2 इंच की पट्टी काटने पर बड़े कपड़े में एक पट्टी 1 इंच चौड़ाई की प्राप्त होगी, जबकि 7 पट्टियां 2-2 इंच चौड़ाई की प्राप्त होंगी। अब दूसरे कपड़े में देखते हैं। दूसरे कपड़े में 2-2 इंच की 6 पट्टियां प्राप्त होंगी। आइए एक बार अब पुनः अब हम दोनों कपड़ों में 3-3 इंच की पट्टियां काटते हैं। दोनों कपड़ों में 3-3 इंच की पट्टियां काटने पर हमें समान चौड़ाई की अधिकतम पट्टियां प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 और 12 इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 होगा। आइए महत्तम समापवर्तक का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है जानने का प्रयास करते हैं। भिन्न को सरलतम रूप देने में, सबसे बड़ा विभाजक पता करने में, बिना काटे अधिक से अधिक टाइल लगाने में, ऐसे बर्तन की माप पता करने में जिससे अधिकांश व्यक्तियों को दूध नाप कर दिया जा सके,
ऐसी संख्या पता करने में जो दी गई संख्या को पूर्ण विभाजित कर सके। हमने सीखा, इस अध्याय में हमने सीखा अपवर्तक की अवधारणा के विषय में, समापवर्तक के बारे में, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा के विषय में, दैनिक जीवन में महत्तम समापवर्तक के अनुप्रयोग के विषय में। धन्यवाद।